ओके, वेलकम एवरीवन टू टेक्स्ट बुक। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और मैं आप सभी लोगों को कई सालों से अन्य एग्जाम जो कि इंजीनियरिंग की होते हैं, जैसे डीडीए, जैसे आरआरबी, जैसे एसएससी, ऐसे कई एग्जाम्स के लिए गाइड करता आया हूँ। आज का सेशन कुछ खास है। क्यों? आज के सेशन में हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे जिनकी जर्नी तैयारी से लेकर अब एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की हो चुकी है, क्योंकि रिसेंटली जो है आशु जी ने अपना एक एग्जामिनेशन क्लियर किया है जिसका नाम है आरआरबी जेई, और ये ईयर 2024 की बातचीत चल रही है। इस 2024 के पेपर में कई सारी अड़चनें भी आई और कई सारी मुश्किलें भी रही, और जब भी कोई बच्चा प्रिपेयर करता है तो बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए इन सेशंस के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो दिक्कतें कैसे ओवरकम की जा सकती हैं। जो प्रॉब्लम्स हमें एक एग्जाम को प्रिपेयर करते समय आती हैं, वो शायद आशु को भी आई होंगी। तो आशु अपनी जर्नी को यहाँ पर शेयर करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले आशु, कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर थैंक यू सिलेक्शन सर। आरआरबी जेईई। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत करें अपने बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कि आप कहाँ से आते हैं, आपने क्या क्वालिफिकेशन है, और एक बेसिक आइडिया दें कि कौन है आप। मेरा नाम आशु उमराव है और मैं कानपुर रहता हूँ और मेरे मम्मी पापा फतेहपुर से बिलोंग करते हैं। तो मैंने अपना डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2022 में। उसके बाद से मैं मेन कोर्स में था और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कोर्स से आया तो मेनली मैं टेक्स्ट बुक से जुड़ा। जब मैं मॉक्स प्रैक्टिस कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने 2024 का मेंस भी लिखा हुआ है एसएससी जेईई का, जिसमें मेरे 348 मार्क्स थे। ओके। और उसके बाद मैं आरआरबी जेईई के लिए बहुत कम टाइम बचा था प्रिपेयर करने के लिए, फिर भी मैंने प्रिपेयर किया तो प्री क्वालिफाई किया। और उसके बाद से फिर मैं जब मेंस के लिए क्वालिफाई किया तब से मैं टेक्स्ट बुक से जो क्रैश कोर्स था टेक्स्ट बुक का आरआरबी जेईई के लिए, उसके लिए, क्योंकि जो आरआरबी जेईई में जो मेंस में जो सब्जेक्ट आते हैं वो एसएससी जेईई के कंपेयर बहुत ज्यादा वास्ट आते हैं। ओके। तो कई सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ड्राइंग हो गया, और भी कई सारे सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। मेनली जो टेक्स्ट बुक मेंस का सॉरी एसएससी जेईई का जो मेंस का सिलेबस है वो आधा ही सिलेबस है कंपेयर करा जाए तो आरआरबी जेईई आरआरबी। के आरआरबी जेईई के टेक्निकल सिलेबस से। ओके। तो जो आधा पार्ट था वो मैंने मेनली टेक्स्ट बुक से ही किया। जैसे आपकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, एक बहुत ज्यादा मेजर सब्जेक्ट था, वो था। ड्राइंग के जो यूट्यूब के मैराथन्स थे, और कई सारे सब्जेक्ट के जो मैराथन मेनली यूट्यूब पे थे। और जो मैंने मेंस का कोर्स किया था जिसमें इन्वायरमेंट की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, वो बेसिकली मेरे को बहुत हेल्प करी। लेकिन बस यही था कि मैं भोपाल जोन से था, तो मेरा जब मैं पहली बार दिया था तो मेरे साथ 100 मार्क्स थे, 199 पॉइंट समथिंग थे मार्क्स थे। तो वो कैंसिल हो गया, तो बहुत ज्यादा बुरा लगा उसके लिए। फिर उसके बाद जब दोबारा हुआ तो मेरे रॉ मार्क्स 93 समथिंग बने, तो मुझे लगा कि शायद नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। ओके। फिर लेकिन जब करेक्ट होके आंसर सीट आई तब मैं पीवे ऑन ब्रिज वे मेरा सिलेक्शन हो गया। उसकी कट ऑफ क्लियर है, जनरल और मेरी कैटेगरी से भी। ओके, चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने जोन चूज किया होगा, भोपाल, आप कह रहे हैं आपने भोपाल जोन चूज जी किया और आप कह रहे हैं कि आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो ये जोन चूज करने का कैसे, आपने क्या सोच के भोपाल चूज किया? आप तो इलाहाबाद जोन भी चूज कर सकते थे, आपके काफी नजदीक जोन सर, तो ये। मैंने मेनली जो सेशंस थे आपके, आप लोगों ने, मतलब आपके जो टेक्स्ट बुक ने कई सारे सेशंस ऑर्गेनाइज किए थे जिसपे बताया हुआ था कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है और कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा कहाँ पे वैकेंसी कितनी थी। मेनली आपके टेलीग्राम चैनल से सब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारी पीपीटीज वगैरह। तो उसको कंपेयर करके मैंने फिर अपने लिए एक मॉडरेट जोन चूज किया कि जो ज्यादा टफ कंपटीशन वाइज भी ना हो और ज्यादा इजी में भी ना है और ज्यादा मेरे घर से दूर भी ना हो। तो मैंने भोपाल चूज किया और अच्छी सिटी भी है भोपाल। हाँ, भोपाल एक शानदार सिटी है एक्चुअली। लेकिन ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि भोपाल सिटी में ही आपको मतलब पोस्टिंग हाँ मिले। ठीक है, लेकिन भोपाल जोन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने शिफ्ट 2 में पेपर दिया था। जी। अब जब कैंसिल हुआ पेपर, आपने दोबारा दिया, तो आपको नहीं लगा कि दोबारा उतना ही एफर्ट लगेगा या कुछ? हाँ, दोबारा उतना ही एफर्ट लगेगा, प्लस टाइम था, तो वो टाइम, एक तो सारी चीजें पड़ी हुई थी,
फिर उसके बाद फिर मॉक लगाना, ये लगाना और फिर एनालिसिस करना, काफी थोड़ा सा हेक्टिक रहता है क्योंकि उसमें नंबर भी अच्छे आ ही गए थे। और फिर दोबारा में नंबर भी कम हो गए, इसी वजह से थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो जाता है जब आपका पेपर अच्छा गया और वो कैंसिल भी हो गया। ओके। तो लेकिन जैसे आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपने बोला कि एसएससी के कंपैरिजन में भाई आरआरबी में काफी सब्जेक्ट्स थे और एसएससी में भी आपके ठीक ठाक 348 नंबर आपने बताए कि बने थे। जी। तो आपको लगता है कि मतलब एसएससी दोबारा एसएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते थे, आरआरबी क्यों चूज किया फिर? सर जब मेरा एसएससी जेई मेंस का रिजल्ट आया, तब उसमें जब आंसर की आई तो मुझे लगा नहीं हो पाएगा। फिर मेरे पास लगभग 20 दिन या 25 दिन का टाइम बचा हुआ था प्री में। तो मैंने फिर उसी के लिए प्रिपेयर किया, मेनली प्री के लिए ही। तो फिर प्री में मेनली मैंने परमार सर से जीएस वगैरह वगैरह पढ़ी और उनके ज्यादातर जो वन शॉट वगैरह थे वो देखे। तो उससे मैं प्री जब क्वालिफाई कर पाया तो फिर मैं मेंस के लिए लग गया। फिर मेंस में जितने मेरे पहले के पढ़े हुए सब्जेक्ट थे, जितना मैंने एसएससी जेई के लिए कर रखा था, जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे, जो एसएससी जेई और आरआरबी जेई का कॉमन चीजें हैं, उनको एक साइड रख के फिर मैंने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया और ड्राइंग हो गई और भी कई सारे सब्जेक्ट है, ऑटो कैड वगैरह हो गया। फिर इन्हीं के लिए मेनली इन्हीं के लिए प्रिपेयर किया और वो वाले सब्जेक्ट तो मेरे लगभग कंपेयर थे, तो मैं केवल उनको रिवीजन किया। और बहुत से बच्चे आशु जिनको ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑटो कैड हो गया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गया, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप किसी भी बच्चे को क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो पहले से ही एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करते हुए चलते, क्योंकि हमको पता होता है कि हर साल एसएससी का पेपर होगा, ठीक है ना। आरआरबी में थोड़ा सा एक वो रहता है हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जनरली बच्चे तभी पढ़ते हैं जब उनके सामने पेपर होता है, ठीक है। तो आपने भी मुझे लगता है तभी पढ़ा होगा इनको। तो इनको पढ़ने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, या क्या आपने कैसे पढ़ा और क्या बेस्ट एडवाइस है इन सब्जेक्ट्स के लिए? सर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो जो मतलब एसएससी टेक्स्ट बुक के जो आपके सुपर कोचिंग के बैच में है, तो आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो वहाँ पढ़ाया ही है, तो वो सब्जेक्ट वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो प्रैक्टिस सेशन है, यूट्यूब के ही प्रैक्टिस सेशन है, और आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो, और जो आपकी मेन बुक है जीएस की, और आपके सेशंस वगैरह भी थे, 4 घंटे का शायद एक यूट्यूब पे आपने कराया हुआ है। हाँ, एक और बेसिक एनवायरनमेंट का था। कंप्यूटर के लिए भी आपने कराया हुआ हाँ, है। और कंप्यूटर के लिए भी जो कराया। कंप्यूटर के लिए आपने फिर उसमें जो क्रैश कोर्स था, उसमें हम्म, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। जो क्रैश कोर्स में क्वेश्चन थे, हम्म। लेवल ऑफ क्वेश्चन भी ठीक था, और जो टीचर पढ़ा रहे थे कंप्यूटर, वो भी बहुत बहुत अच्छे थे वो। टीचर कंप्यूटर के बाद काफी हाँ, अच्छे हैं। कंप्यूटर के टीचर तो उनने बहुत ज्यादा एलेबोरेट किया। और मैं यूपी पेपर से जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें भी कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज है, तो मेरा ओके। थोड़ा बहुत कंप्यूटर वहीं से भी वहां से भी ठीक ठाक था। अच्छा, जैसे एक मेरे मतलब मैं थोड़ा सा क्यूरियस भी हूँ, क्योंकि आप पहले स्टूडेंट है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ अभी आरआरबी के रिजल्ट के बाद, थैंक ठीक है यू ना। सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे टेक्स्ट बुक पे जब आप पढ़ रहे होगे तो ओवरऑल चीजें कैसी रही, बढ़िया रही? हाँ सर, सारी चीजें स्मूथ हैं, रिलेवेंट हैं। कभी हम्म, कभी मॉक ज्यादा टफ हो जाते हैं, जो हम्म, लाइव मॉक वगैरह होते हैं, कभी हम्म, कभी बहुत सरल हो जाते हैं, बस ये हम्म, टेंशन रहती है। ज्यादातर आप जितना मैंने ये देखा हुआ है, जैसे सीजीएल वाले बच्चे भी हैं लाइब्रेरी में मेरे साथ में, हम्म, और टीचिंग वाले बच्चे भी हैं। हम्म, तो आप मॉक में अपने सारे जितने 10 या 12 मार्क्स या 16 मार्क्स होते हैं, जितने आपने दिए हुए हैं मॉक्स, हम्म, उतना सारे का आप टोटल कर लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, और मेन सब्जेक्ट में आपको उतना ही आपको स्कोर देखने को मिलेगा। ओके। भले ही वो आसान आता है टेक्स्ट हम्म, बुक के मॉक से, लेकिन वहाँ की जो प्रेशर रहता है, जाने का हेक्टिक रहता है, वो हम्म, सब वो मिला के मैंने बहुत बार, जैसे एसएससी जेईई प्री मैंने दिया था 2023 वाला, उसमें भी हम्म। मेरे उतने ही नंबर थे जितने यहाँ मॉक्स में बन रहे थे प्री में। और 2024 वाले तो शायद थोड़ा डाउन था। नहीं, देखिए मेरे को ये मतलब जो आपने बात बताई काफी जगह से आया है कि जो हमारे मॉक जाते हैं वो कभी कभी बच्चों को काफी टफ लगते हैं। एक्चुअली मैं बताऊं, लगते नहीं, वो होते हैं। ठीक है ना, हम जानबूझ के थोड़ा सा टफ बनाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। आप देखिए कुछ पिछले साल के मतलब पिछले 7-8 साल के पेपर उठाएंगे ना किसी भी एग्जाम के, तो एक आध साल ऐसा मिल जाएगा जिसका पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था। अब हम्म। आपको पता है कि मुझे नहीं पता कि ये इस साल ऐसा हो जाएगा दोबारा से, या अगले साल हो जाएगा, या कौन से साल हो जाएगा। तो हमें तो किसी भी चीज के लिए जब हम पढ़ते हैं तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए पढ़ना है। अब अगर जी। आप
थोड़ा सा टफ मॉक लगाते हैं, थोड़ा सा टफ चीजें मैं आपको प्रिपेयर करा देता हूँ, तो पेपर अगर उससे कंपैरिजन में इजी आ रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन वहीं पे पेपर में आप जाते हो और थोड़ा सा इजी इजी मॉक हम बना के दे सकते हैं, हमारा क्या नुकसान है? आपके नंबर ज्यादा देखेंगे, आप खुश रहोगे बस। लेकिन फाइनल अगर पेपर में मजा नहीं आया, फिर वो थोड़ा टफ हो गया, तो फिर वो निराशाजनक हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। नंबर ज्यादा आते हैं तो फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता। हाँ, तो वो थोड़ा-सा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि थोड़ा-सा क्या होता है कि हम आपको एक तरह से होल्ड करने की एक कैपेसिटी दे रहे हैं कि यार ठीक है, अभी आपके नंबर इतने ही बन रहे हैं, आप और कोशिश करो। जब तक आप पेपर दे नहीं देते, तब तक आप कोशिश करते हैं, थोड़ा फाइट करते हैं, तब एग्ज़ाम में आप बेटर कर पाते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है बेसिकली एग्ज़ाम के लिए, हम्म। ठीक है? तो आई होप वो स्ट्रैटेजी आपके काम आई है। ठीक हाँ, है, बहुत काम आई सर, थैंक यू ठीक। सो मच सर। तो अभी जैसे आरआरबी है, ठीक? जी। तो आरआरबी के लिए अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है, आपने आरआरबी को क्लियर किया है, तो बहुत से लोग हैं जो आपकी वीडियो को देखेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, ठीक है? तो आप क्या चाहेंगे किसी बच्चे को बताना है कि भाई आज मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक नया स्टूडेंट हूँ और मैंने सोचा कि अब मैं आरआरबी की नई वैकेंसी के लिए 2025 के लिए प्रिपेयर करूँगा, ठीक है ना? सो हाउ ही शुड स्टार्ट एंड हाउ ही शुड प्रिपेयर सो दैट ही कैन गेट सिलेक्टेड दिस टाइम? मुझे लगता है सर कि जब हम प्री देते हैं तो वो एक कंप्लीटली अलग जॉनरा है हमारे लिए, क्योंकि उसमें मैथ्स भी आती है और साइंस भी आती है और हुँ, जीएस भी आती है, हुँ, रीजनिंग भी आती है। तो रीजनिंग और जीएस तो हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने एसएससी जेई से, लेकिन हुँ, जो साइंस वाला पोर्शन है काफी ज्यादा रहता है उस पे। हुँ, और साइंस में फिजिक्स तो काफी हम लोग के लिए आसान रहती है, लेकिन जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है और जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ रहता है। तो हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं और मैथ को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हम सारे चैप्टर नहीं कर सकते हैं हुँ, हमारे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हमको बहुत कम टाइम मिलता है प्रिपेयर तो करने इसको के लिए और करने हमारा के लिए कोई सिलेबस इतना बच्चा बड़ा है। क्या करे? और मतलब जाए जैसे रीजनिंग की कई किताबें आती हैं और अलग-अलग किताबें आती हैं, वो ले ले या कोई प्रैक्टिस बुक ले ले या सिर्फ टेस्ट लगा ले या पहले अपनी क्लासेस करके अपने कांसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके फिर रिवीजन करके फिर प्रैक्टिस करे? क्या उसका एक तरीका होना चाहिए? सर रीजनिंग तो वन टाइम है, अगर आपने एक बारी पढ़ लिया तो आप बस उसको प्रैक्टिस करते रहिए, हुँ, तो आपके ठीक। उसमें नंबर बढ़ते रहेंगे। हुँ, लेकिन जीएस है आपको कंटिन्यूअस बार-बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार पढ़ ली, फिर भूल गए, फिर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे आधे घंटे दिन हुँ, के या फिर 1 घंटे दिन के, तो फिर वो आप जब पेपर देने जाएँगे या मॉक देंगे तो उसमें आपके नंबर बहुत कम आते रहेंगे। और यही शायद इंजीनियर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि में नंबर नहीं आ पाते हैं। वो तो देखो एक्चुअली सबको होता ही दिक्कत है। है कि हम लोग क्या करते हैं थोड़ा-सा ये गड़बड़ करते हैं कि हमें लगता है कि नॉन-टेक ही तो है, कर ही लेंगे। हाँ, अब वो तो कर ही लेंगे के चक्कर में हम करते नहीं है बस। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, भाई इतने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ डालते हैं, ये तो पढ़ ही देंगे। लेकिन ये है कि हम करते नहीं है। हाँ, तो बस तो वो है थोड़ा-सा लाइटली नहीं लेना है, उसको थोड़ा-सा सीरियसली लेकर करना है। हाँ, तो जो जीएस के नंबर है वो मैटर बहुत करते हैं स्कोर करने में, क्योंकि जब मेरे प्री के मार्क्स ही एसएससी जेई में कम रह गए थे जीएस की वजह से, तो हुँ, वही नंबर उसी वजह से शायद कहीं में बहुत कम स्कोर कर पाया इस पे। ठीक है। और मैं और ये कहना चाहूंगा कि आप जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं, जो मैथ के जो मेन सब्जेक्ट जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया हुँ, और रेशियो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारे जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं, हुँ, टाइम एंड वर्क वगैरह, तो आप केवल मेन एंड सब्जेक्ट के सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लो। ठीक है। और अ, जो दूसरा पार्ट है जैसे जो सीबीटी 2 है, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या करें? उसके लिए सीबीटी कुछ 2 प्रिपेयर करने के लिए आप एसएससी जेई के जो सब्जेक्ट हैं, तो हुँ, आप उनको पैरेलल में एसएससी जेई के लिए भी प्रिपेयर होता रहेगा, और जो हुँ, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है हुँ, उनके लिए आप ज्यादा, अगर आपका प्री क्लियर हो गया है तो आप हुँ, मेनली केवल जो मेन सब्जेक्ट है, हुँ, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उन पे फोकस करो। ठीक है। क्योंकि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बीएमसी का पार्ट है वो लगभग लगभग 20 से प्लस नंबर के पास आसपास जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग थोड़ा-सा करेक्ट मटेरियल का करता हूँ, थोड़ा-सा 25। करेक्ट कर देता हूँ। ये जो नंबर इस बार मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो बिल्डिंग मटेरियल प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लस कंक्रीट मिलाकर जो 30 आपका मार्क्स। सारा है वो है 42 एक शिफ्ट में एंड 44 दूसरी शिफ्ट में। हाँ, तो टोटल तो नंबर हाँ जी सर, हाँ, ठीक है। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन पिछले साल तो 32 हाँ, किसी देखिए ने वैसे तो ये लिए। आता है एवरेज नंबर इसका 20 से 25 नंबर है। हाँ सर। ठीक है ना? मतलब हो सकता है कि 2025 में कोई देने के लिए जाए तो 25 ही नंबर का आए। ठीक है? लेकिन 2024 में जो आपने पेपर दिए हैं,
उसके अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोर वाला पार्ट हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, फिर बिल्डिंग मटेरियल का भी बड़ा पार्ट है काफी, और कंक्रीट हो गया, ये सब मिलाकर 42 नंबर की एक शिफ्ट में आई है, 44 नंबर की एक शिफ्ट में आई है, और जो आपने अभी री एग्जाम दिया है, री एग्जाम के अंदर भी ये लगभग 33 नंबर की है। हाँ सर, हाँ ऐसे ही। तो यही है जो आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर करते रहिए, और एसएससी जेई के लिए तो मेनली सभी प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक है। आप उसके साथ साथ थोड़ा सा नॉन टेक पे फोकस करते रहिए, मैथ पढ़ते रहिए, हम्म, और जब एसएससी जेई का प्री क्लियर हो जाए तो हम्म, आप सीधा सीधा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, जो एसएससी जेई से डिफरेंट सब्जेक्ट है, जिनका एसएससी जेई में वेटेज कम है और इस पे ज्यादा है, तो केवल मेनली उन्हीं पे फोकस करो, 3 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी मिल रहा है हम्म, बस। ठीक है। अच्छा, जैसे एक मैं ये पूछूंगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट को कोई एक ऐसी प्रॉब्लम एड्रेस करिए जो आरआरबी में काफी आपको हेल्प कर सकती है। सर मॉक ओके। मॉक और पीवाईक्यू, ओके। मॉक पीवाईक्यू, और जो टेक्स्ट बुक की जो डिस्क्रिप्शन लिख के आती है, जो आप डिटेल जो सोल्यूशन होता है, हम्म, जो आप गलत करते हो वो एक कॉपी पे नोट करिए। आज मेरी 4 कॉपियां हैं, हम्म, लगभग लगभग जो मैंने टेक्स्ट बुक के डिस्क्रिप्शन से ही नोट्स बनाए हैं वही 4 कॉपियां हैं, हम्म, जो मैंने टेक्स्ट बुक के डिस्क्रिप्शन से लिखे हुए हैं, हम्म, मॉक दे दे के। और मैंने हम्म, बहुत सारे, लगभग मैं डेली एक मॉक देता हूँ, हम्म, तो उसके जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं या जो भी होता है, तो फिर मैं उसको उसी में लिखता हूँ और उसी को रिवाइज करता हूँ सुबह सुबह। ओके। और आप मॉक देते रहिए, तो मॉक एक मैं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं और जो भी हैं, वो स्टक हो जाते हैं एक जगह जब आप एक तो रिवीजन का चक्कर होता है, हम्म, रिवीजन नहीं कर पाते बच्चे, हम्म, और दूसरी बात है मॉक में नंबर स्टक हो जाते हैं एक जगह। जैसे एसएससी जेई का मैं बताऊं, तो एसएससी जेई में 80 90 में बच्चे स्टक हो जाते हैं, तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते और मॉक के जो एनालिसिस है वो अच्छे से नहीं करते। अच्छे अगर से। आप मॉक और एनालिसिस, जब मैं फुल कोर्स किया था एक जगह से, तो उसके बाद जब मैं आया था यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मॉक वॉक वगैरह देने, तब मैं भी यहीं पे 75 80 पे मेनली मेरे इतने ही नंबर आते थे। हम्म। फिर उसके बाद जब मैं मॉक एनालिसिस रिवीजन करना शुरू किया, तब मेरे जाके मॉक्स बढ़े थे। अच्छा, जो मैंने जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोगों को लेक्चर्स दिए, और जो आपने कहा कि हम आपने क्रैश कोर्स हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ा, तो ये इसने आपको कितना इम्प्रूवमेंट दिया और कितनी हेल्प करी एग्जाम के लिए? सर मैं 70 से 80 नंबर से आज जहाँ पे हूँ वहां तक। अच्छा, ठीक है, चलो, बात ठीक है अभी, बात ही खत्म कर दिया आपने। नहीं, मतलब फिर भी मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं रहा था, ठीक है ना, जी। और हाँ, कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा भी हुआ, मैं काफी समय से बच्चों को कह भी रहा था कि ये पार्ट जो है थोड़ा ज्यादा आएगा पेपर के अंदर, अब ठीक तो है ना, एसएससी लेकिन जेई में भी आने लगा सर। बाकी के एग्जाम्स में भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिखा होता है लेकिन पूछते नहीं है। लेकिन मैंने आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे, जिसमें कि मुझे नजर आ रहा था कि यार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ज्यादा पूछेगा, और इस बार काफी ज्यादा पूछ लिया ऑल दो। सर आपने एसएससी जेई के जो मेंस का क्रैश कोर्स था, उसमें भी कराया हुआ था। उसमें भी कराया, क्योंकि एसएससी क्या करता है ना, एसएससी अपने सिलेबस में नहीं लिखता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेकिन हर साल 1 से 2 सवाल एसएससी जेई भी पूछता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के। अगर आप देखेंगे 2023 का पेपर उठा लो भी रिसेंट का, उसके हम्म अंदर अंडरपिनिंग जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, उसमें पाइल मेथड ऑफ अंडरपिनिंग से सवाल है, ठीक है। हम्म। ऐसे ही आप हर साल देखिए, कभी कभी अंडरपिनिंग की डेफिनेशन पे सवाल आता है, कभी चोरिंग पे सवाल आता है, ठीक है ना। कभी कभी आप देखिए वो वाटर क्लोजेट जो होता है उसकी हाइट पूछी गई है एसएससी में प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो हाँ कई बार ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। स्टेयर केस का सवाल आता है कि हेड स्पेस बता दो, ऐसे ऐसे चीजें पूछता है, विड्थ राइजर और ट्रेड का क्या रूल होता है ये बता दो। पिछले साल आप देखिए सीबीटी 2 का पेपर जो हुआ, उसके जो डोर का जो लिखने का तरीका है, उसको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल उसके ऊपर बनाया, तो यानी कि वो कह नहीं रहा है लेकिन हर साल पूछ रहा है बिना कहे, ठीक है। अब ठीक। यूजर जो मतलब जो स्टूडेंट है वो आइडेंटिफाई तब करेगा जब उसको कोई बताएगा कि यार ये ऐसा यहाँ का सवाल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एसएससी के लिए जब पढ़ाता हूँ, तो जो जितना पार्ट मुझे लग रहा है प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उतना पार्ट एसएससी में भी पढ़ा देता हूँ, ताकि भाई देखो सिंपल सी बात है, एक एक नंबर पे तो सिलेक्शन चेंज हो जाता है, हाँ ठीक है, सर। लेकिन अगर वही 1 2 नंबर एडिशनल आपको दिला दिए जाएं तो आप रैंकर भी बन जाते हैं, जी। ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए एसएससी में भी क्या कहते हैं, बहुत सारे रैंकर्स जो हैं मेरे पास से हमेशा रहे, ठीक है। वो एक ऐसा रहता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप 2 स्टेप आगे रहे। आरआरबी में भी यही रहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, मतलब शायद मुझे लगता है जितनी क्लासेस करा दी थी, इतनी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने क्वेश्चन जनरेट कर दिए थे, जी। ठीक। तो वो मुझे लगता है यही वजह रही कि इस बार आपको मैं, मतलब
बताऊं तो आरआरबी के सिलेक्शन के बाद, जैसे आपने भी मुझे ईमेल किया, लगभग इतने ईमेल आए हैं कि 4-5 दिन बैठकर सिर्फ मैं ईमेल खोले हैं, पढ़े हैं बस। ठीक है, जी रिप्लाई तो मैं कितने का कर ही नहीं पाया हूँ। तो वो तो मैंने जब सबको अचीवर्स ग्रुप में ऐड किया है धीरे 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 धीरे, तब जाकर मैं पहचान पाया हूँ कि अच्छा इतने ईमेल हो गए। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा ग्रुप में इतने सारे आरआरबी के बच्चे हैं कि जी आपके ग्रुप में इतनी चैट होती है कि मैं कई बार पढ़ ही नहीं पाता हूँ उसको। जी सर ठीक। ठीक है, लेकिन चलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और एसएससी का भी मुझे, जैसे कि आपने बताया कि पेपर देने का मन है, तो ठीक है, आरआरबी में तो हो गया है, एसएससी का भी पेपर दे दो। लगेगा कि भई आपको एसएससी में सीपीडब्ल्यूडी या कोई बेटर डिपार्टमेंट मिलता है, तो आप रेलवे की जगह एसएससी भी जॉइन कर सकते हो। इसीलिए सर आपको कल मैसेज किया था, पर आपने रिप्लाई किया तो फिर मैंने सोचा मैंने एसएससी कहा जेई देखो कर दे। सिंपल सी बात है, आप एसएससी के थ्रू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। रेलवे के अपने डिपार्टमेंट है, लेकिन आप रहोगे रेलवे में। लेकिन एसएससी के थ्रू आप सीपीडब्ल्यूडी अलग काम करती है बिल्कुल। ठीक है ना, एनटीआरओ है, ठीक है ना, वो एक क्या है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च, वो हम्म। इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं। जो इंडियन इंटेलिजेंस है, उनके लिए काम करता है एनटीआरओ। ठीक है, ऐसे आप देखिए नेवल जो डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, वो नेवी के साथ काम करता है। बीआरओ है, वो आर्मी के साथ काम करता है बॉर्डर रूट पर। ठीक है, ऐसे ही आप देखो तो ये अपना हो गया एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये पूरा कैंट एरिया का सब काम एक्चुअली यही। सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है ना, तो मैं बीआरओ और एमईएस के लिए तो एलिजिबल नहीं हूँ, इस होगा, वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लेते हैं कि अभी नहीं हो एलिजिबल, ठीक है, लेकिन आप सीपीडब्ल्यूडी के लिए तो हो ही सकते हो। तो हाँ सीपीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी और कोई ज्यादा कोई बेटर सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट और नहीं वो। है। हम्म। सीपीडब्ल्यूडी सबसे मतलब डिमांडिंग डिपार्टमेंट है, तो जी, ड्रीम उसके डिपार्टमेंट। सही है, तो उसको दो, सीपीडब्ल्यूडी भी निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। तो करते रहेंगे। आई होप सो। चलिए, तो मुझे लगता है काफी अच्छा एक सेशन रहा है। आपने काफी मेहनत के साथ पेपर को क्लियर किया है, और मेहनत करने वालों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। ये मेरे को बहुत समय पहले मैंने सीखा था, और आज मैं इस चीज को महसूस भी कर पाता हूँ कि मेहनत जो है वो हमें इतने आगे ले जाती है कि जब हम एक्चुअली में वहां पहुंच जाते हैं तब समझ में आता है कि यार हाँ, मेहनत करके मजा तो आया। ठीक है, तो जी चलिए सर जी। आखिरी सवाल है मेरा। आखिरी सवाल ये है कि अब सेलेक्ट होने के बाद क्या लगता है, क्या चेंज है जिंदगी में? सर ऐसा तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है, बस हाँ, ये लगता है कि अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, ऐसे इतना मैंने हाँ, टाइम दिया है इस चीज को, तो क्या मैं हम्म, इस चीज से अच्छा भी कुछ अचीव कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो उसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए, या फिर उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ओके। और गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्यों थी? कुछ और सर भी तो कर सकते थे। घर में तो यही चलता है कि हाँ करनी है तो गवर्नमेंट ही करनी है, अच्छा, वरना तो उसका गाँव आ कुछ तो जाओ। कारण होता होगा, जैसे कई लोगों को ऐसा होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब से मैं स्टेबिलिटी आ जाएगी, या कई लोगों को होता है कि इज्जत काफी ज्यादा मिलती है, या कई लोगों को अलग अलग अपना एक वो रहता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए थी? सर बेसिकली मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ, इतना वेल एस्टेब्लिश फैमिली नहीं है मेरी, हम्म, लेकिन मुझे तो मेनली स्टेबिलिटी के लिए ही चाहिए थी। अगर मुझे कुछ इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसके लिए भी जाना चाहूंगा, लेकिन ओके, एक गवर्नमेंट जॉब में जितनी सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी है वो शायद ही किसी जॉब में है, तो मैं आगे गवर्नमेंट में ही प्रिपेयर करूंगा हम्म। हायर ग्रेड के लिए बस। तो आपकी लाइफ में सबसे चैलेंजिंग क्या था कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये अगर मुझे मिल जाता है तो ये मेरी स्टेबिलिटी आ जाएगी? सर ऐसा तो अभी कुछ सोचा नहीं मैंने, पर अब जब एग्जाम क्लियर हो गया है तो सारी चीजें दिमाग में आती हैं अभी कि आप इसके आगे क्या करना है, उसके आगे करना है। अभी तक तो एक चीज पे स्टक थे कि चलो कोई एग्जाम तो क्लियर हो, हम्म, तो फिर अभी जब क्लियर हुआ है तो फिर मैं दूसरे दूसरे चीज के लिए सोच रहा हूँ, बीटेक करने के लिए भी सोच रहा हूँ। हम्म। और अगर बीटेक होता तो फिर मैं यूपीपीएससी एई के लिए या फिर ईएससी के लिए भी देखता। ठीक है, देखिए करते रहिए, और कहीं दिक्कत आती है तो बताइएगा। ठीक है ना, वेल एंड गुड। जी और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे तो बढ़िया होता रहेगा। अब देखिए आपने एक सीढ़ी चढ़ ली है, जी। अब इसके बाद आप मल्टीपल स्टेप्स आधे तो खुद ही चढ़ जाएंगे, और कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ओके ठीक सर, है, थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय थैंक यू देने के सर। लिए। और आशु, अच्छा करते रहिए, परिवार को इसी तरह का एक प्राउड देते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि परिवार क्या होता है, एक आप कह लीजिए कि एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी जो जिंदगी में चाहती है कि आप आगे बढ़ते ही रहें। ठीक जी है ना, तो माता पिता को प्राउड आप दे रहे हैं, एक अच्छी बात है, और अपनी जगह को भी आने वाले समय में हो सकता है रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि जब आप और बेहतर करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी जगह को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यस। चलिए, अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।